Hello everyone, my name is Poonam Singh and welcome back to my channel Smart Study with RP। So friends, हम लोगों का जो सिलेबस चल रहा है वो यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री में हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट किया था और एंशिएंट हिस्ट्री में जो सबसे पहला चैप्टर दे रखा है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोगों ने स्टार्ट किया था और उसमें देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो भी जानकारी थी वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में हम लोगों ने जाना और समझा। आज का ये हमारा वीडियो है सिंधु घाटी सभ्यता के जिन लोगों का रहन सहन कैसा था, जीवन कैसा था, उसके बारे में, ठीक है। और जीवन की बात करें तो उनके राजनीतिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, इधर आर्थिक जीवन कैसा था और धार्मिक जीवन कैसा था, इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो राजनीतिक जीवन कैसा था ये जानने से पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया था या हम लोगों ने पढ़ा था जो सिंधु घाटी सभ्यता है कैसी है, प्राचीन सभ्यता है, ठीक है। और प्राचीन तो है ही, साथ में विश्व की जो 4 प्राचीन सभ्यताएं हैं उसमें एक सिंधु घाटी सभ्यता भी शामिल है, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करी जाए तो इसका जो विस्तार है ना वो मुख्यतः कहाँ है तो उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में है, ठीक है। उत्तर और पश्चिमी भाग में इसका विस्तार पाया जाता है। और इस त्रिभुजाकार जो सभ्यता त्रिभुजाकार जो सभ्यता है ना इसके अगर उसके बारे में बात करी जाए कि जीवन के बारे में जो प्रमाण मिला है ना वो पुरातात्विक स्रोत के आधार पे है, ठीक है। हालांकि देखा जाए ना कि लिपि का विकास तो था, लेकिन लिपि कैसी थी, चित्रात्मक थी और चित्रात्मक होने के कारण हम उसको पढ़ नहीं सके। इस वजह से जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी जो भी चीज़ें बताई गई हैं ना, यानी कि जैसे राजनीतिक जीवन के बारे में जो बताया गया, धार्मिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में, इन सब के बारे में जो बताया गया है ना, इन सब का जो आधार है वो क्या है, पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत आधार होने के कारण जो विभिन्न इतिहासकार हैं ना वो अपने अपने मत प्रस्तुत करते हैं, अपने अपने अनुसार ही बताते हैं कि इनका राजनीतिक जीवन ऐसा था, इनका धार्मिक जीवन ऐसा था, ठीक है। और ये विभिन्न मत होने के कारण आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो कैसे हैं, अनुमान आधारित है, ठीक है। अनुमान आधारित होने का कारण क्या है, कोई भी साहित्यिक प्रमाण नहीं मिला है, ठीक है। जबकि लिपि का विकास तो था लेकिन वो लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। मैंने बताया कि जो भी इसका आधार है, जानकारी का जो भी स्रोत है वो क्या है, अनुमान आधारित है, ठीक है। और अब देखते हैं अनुमान आधारित है उनमें से जैसे राजनीतिक जीवन की बात करें तो राजनीतिक जीवन का मतलब हम क्या जानना चाह रहे हैं इसमें कि इनकी जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी, इनकी शासन व्यवस्था कैसी, प्रजातांत्रिक थी या राजतंत्रात्मक थी, कैसी थी, ये सारी चीज़ें राजनीतिक जीवन के अंतर्गत पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये कैसी सभ्यता है तो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। कोई भी साहित्यिक प्रमाण न होने के कारण जो भी चीज़ें, जो भी जानकारी प्राप्त हुई वो किसके आधार पर है, अनुमान स्रोतों के आधार पर है। हम कह सकते हैं स्रोतों के आधार पे विभिन्न इतिहासकार विभिन्न मत देते हैं, यानी कि एक अनुमान लगाते हैं। उसमें से राजनीतिक जीवन भी अनुमान आधारित ही है। ठोस प्रमाण न मिलने के कारण जो राजनीतिक जीवन है वो कैसा है, अनुमान आधारित है, ठीक है। लेकिन जो भी पुरातात्विक स्रोत मिले हैं ना उसके आधार पे अगर देखा जाए तो इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया कि जो राजनीतिक जीवन है उसमें जो भी शासन व्यवस्था थी वो किसके द्वारा संचालित करी जाती रही होगी, वो है पुरोहितों के द्वारा। क्यों उन्होंने बोला, क्योंकि पुरोहित आवास आपने देखा होगा हड़प्पा स्थल से पुरोहित आवास मिले हैं। तो ये पुरातात्विक स्रोत के आधार पे विभिन्न इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि जो राजनीतिक जीवन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, इसमें जो शासन व्यवस्था है वो उसका संचालन पुरोहितों द्वारा किया जाता रहा होगा। दूसरा, या तो व्यापारी वर्ग का वर्चस्व रहा होगा। व्यापारी वर्ग क्यों उन्होंने बोला, क्योंकि सभ्यता है ये व्यापार प्रधान है, ठीक है।
इस वजह से कई सारे जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनके आधार पे बताया इन्होंने, या तो पुरोहितों द्वारा शासन व्यवस्था संचालित करी जाती रही होगी, या तो व्यापारी वर्ग का वर्चस्व रहा होगा, व्यापारी वर्ग शासन व्यवस्था का संचालन करते रहे होंगे, या तो नगर प्रशासन द्वारा जो भी शासन व्यवस्था उसका संचालन किया जाता रहा होगा, नगर निगम का निर्माण करके। ठीक है, सो जो ये शासन व्यवस्था है सिंधु घाटी सभ्यता में शासन व्यवस्था अनुमान आधारित है। इतिहासकारों ने जो विभिन्न पुरातात्विक स्रोत हैं उनके आधार पर बताया, या तो यहाँ पे शासन व्यवस्था पुरोहितों के द्वारा, या तो व्यापारी वर्ग के द्वारा, या तो नगर प्रशासन के द्वारा संचालित करी जाती रही होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, पिंगट महोदय ने क्या बोला है। पिंगट महोदय ने सिंधु घाटी सभ्यता के जो 2 स्थल हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इनको इस सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा। ठीक है, इस सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी किसने बोला, तो वो बोला है पिंगट महोदय। ठीक है, आगे मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है यहाँ पे हंटर महोदय ने बताया कि जो मोहनजोदड़ो की जो शासन व्यवस्था है ना वो कैसी थी, राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक थी। ठीक है, इन्होंने बोला कि मोहनजोदड़ो की जो शासन व्यवस्था है वो राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक थी। ऐसा इन्होंने क्यों बोला, क्योंकि अगर राजतंत्रात्मक होती तो राजा का महल, अस्त्र शस्त्र वगैरह मिलते, ऐसा तो कुछ पाया नहीं गया इसमें। तो इन सब चीज़ों के अभाव होने के कारण इन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ की शासन व्यवस्था कैसी थी, तो जनतंत्रात्मक थी। ठीक है, तो ये था राजनीतिक जीवन इनका, जो कि पूरी तरीके से अनुमान आधारित था। ओके, सो आगे हम बात करते हैं सामाजिक जीवन। जिस प्रकार राजनीतिक जीवन अनुमान यानी पुरातात्विक स्रोत के आधार पे अनुमानित था, वैसे ही सामाजिक जीवन भी पुरातात्विक स्रोत के आधार पे अनुमान आधारित था। ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं जो समाज था, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। और जो परिवार की अगर बात करी जाए तो परिवार कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता में जो सामाजिक जीवन था उसमें परिवार की समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। और परिवार में देखा जाए तो जो सर्वोपरि था वो कौन था, मात्र सत्तात्मक। ठीक है, मात्र सत्तात्मक। ओके, जो सामाजिक जीवन कैसा था, तो मात्र सत्तात्मक था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे बात करते हैं वर्ण की बात करते हैं, मतलब कि जाति व्यवस्था वगैरह। तो यहाँ पर देखा जाए कोई वैसा मतलब कि पुख्ता प्रमाण तो नहीं मिला है कि जाति व्यवस्था इनकी कैसे थी। जैसे देखा जाए वैदिक काल में जो ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र इनमें डिवाइड थे, तो ऐसा करके यहाँ पे ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन जो समाज था वो पेशे आधारित डिवाइड था। ठीक है, जो समाज था कई वर्गों में डिवाइड था और उसका आधार था पेशा मतलब व्यवसाय। उसमें देखा जाए कौन कौन से हैं, तो पुरोहित, व्यापारी, श्रमिक और शिल्पी। ठीक है, इन वर्गों में डिवाइड था समाज। आगे बात करते हैं, लिखा है मैंने शांतिप्रिय थे। शांतिप्रिय क्यों लिखा है यहाँ पे, मैंने बताया था जब सबसे पहला वीडियो बनाया था या उसमें जो प्रोवाइड कराया था उसमें मैंने बताया था विशेषता में कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये कैसी है, शांतिप्रिय सभ्यता है। ऐसा मैंने क्यों बोला था, क्योंकि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें जो पुरातात्विक स्रोत मिले हैं ना, हमें कोई ऐसा स्रोत नहीं मिला है जिससे ये पता चले कि यहाँ पे युद्ध वगैरह भी हुए थे। ठीक है, कोई हथियार या औजार जो कि युद्ध से रिलेटेड है ऐसा कुछ प्राप्त ना होने के कारण इस सभ्यता को शांतिप्रिय सभ्यता बोला जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मनोरंजन के लिए ये कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते थे। तो मनोरंजन में ये पासा खेलते थे, पासा वगैरह, नृत्य है, शिकार और पशुओं की लड़ाई, ये सारी चीज़ें मनोरंजन के अंतर्गत ये लोग प्रयोग करते थे। आगे बात करते हैं, मैंने आर्थिक जीवन की बात करी। आर्थिक जीवन में क्या है, आर्थिक जीवन में जो प्रमुख पहलू हैं वो कौन कौन से, कृषि, अन्न, पशुपालन, उद्योग और व्यापार के बारे में बात करेंगे। पहला है कृषि। देखिए अब हम लोगों ने जो पिछला वीडियो उसमें पढ़ा था कि जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिला है ना। तो उस आधार पे वही है पुरातात्विक स्रोत और उन्हीं के आधार पे बताया गया कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका
वो ना जुताई, बोआई, सिंचाई इन सब विधियों से परिचित थे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अन्न में। तो अन्न में ये गेहूँ, जौ, कपास इन सब चीज़ों से भी परिचित थे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कपास, और यही वो सभ्यता है जहाँ से सूती वस्त्र का प्रयोग होना स्टार्ट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कपास को ये लोग जानते थे। आगे बात करते हैं पशुपालन में। तो इनका जो सबसे प्रिय पशु था वो था कुबड़ वाला सांड। कौन था? कुबड़ वाला सांड। ठीक है, और अब बात करें तो ये गाय, घोड़ा और सारे जो पशु हैं उनसे ये परिचित थे। ठीक है, आगे उद्योग की बात करते हैं। तो उद्योग में सूती वस्त्र, बर्तन, शिल्प आदि का उद्योग ये करते थे। व्यापार की बात करें, व्यापार इनका किन किन क्षेत्रों से होता था? तो पश्चिमी एशिया से होता था, मध्य एशिया से होता था और ईरान, अफगानिस्तान से होता था। ठीक है, तो ये हुआ इनका आर्थिक जीवन। अब बात करते हैं धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन की बात करें तो ये ना मुख्यतः देखा जाए तो ये ना पेड़ पौधे और पृथ्वी इन सब की भी पूजा करते थे। लेकिन मैंने उन पॉइंट्स को यहाँ लिखा है धार्मिक जीवन में जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए जो इन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन था वो पूरी तरीके से लौकिक था। लौकिक क्यों बोल रही हूँ मैं? लौकिक का मतलब जो चीज़ें ये देखते थे सिर्फ उन्हीं की पूजा करते थे, और जो चीज़ें नहीं देखते थे उसमें ये लोग आस्था नहीं रखते थे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं किन किन चीज़ों की पूजा करते थे। तो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे और मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी की पूजा जिनके गर्भ से पौधा निकला हुआ दिखाया गया है ना, जो कि कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ। तो उससे ये पता चलता है कि ये लोग जो थे वो पृथ्वी को कैसे माता के समान मानते थे। तो यानी कि ये मातृ देवी की पूजा करते थे, उर्वरता की देवी जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब आगे यहाँ पे मैंने लिखा है पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। अब ये पशुपतिनाथ कौन है? पशुपतिनाथ 3 मुख वाले एक पशु हैं। ठीक है, एक पशु हैं तीन मुख वाले, जिनके चारों ओर कई सारे पशु बैठे हैं, और उन पशुओं के ऊपर नियंत्रण जो करता था उसको बोला गया पशुपतिनाथ। और पशुपतिनाथ की ये लोग क्या करते थे? पूजा करते थे। इनके कितने मुँह हैं? 3 मुँह हैं। ठीक है, तो पशुपतिनाथ कौन है? 3 मुख वाले एक भगवान रहे होंगे इनके। ठीक है, जिनके चारों ओर कई सारे पशु बैठे हैं और उन पे नियंत्रण करते थे। ठीक है, ऐसा मतलब कि जो पुरातात्विक स्रोत है उसके आधार पे है। ओके, तो पशुपतिनाथ कौन है? इनके भगवान हैं, ये लोग पूजा करते थे। और इनका पशुपतिनाथ क्यों नाम पड़ा? क्यों? क्योंकि इनके चारों ओर बहुत सारे पशु बैठे हैं और ये उन पशुओं पे क्या करते थे? नियंत्रण करते थे। इस वजह से इनको पशुपतिनाथ बोला गया, और इस सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपतिनाथ की पूजा की जाती थी। ठीक है, तो ये था वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता के जीवन से रिलेटेड। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। जैसे हम राजनीतिक जीवन की बात करें तो कोई भी साहित्यिक स्रोत ना होने के कारण जो भी राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे धार्मिक जीवन हो, सारा का सारा पुरातात्विक स्रोत के आधार पे अनुमानित है। ठीक है, जो राजनीतिक जीवन है उसकी बात करते हैं तो कोई भी ठोस प्रमाण नहीं मिला, लेकिन पुरातात्विक स्रोत के आधार पे इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि यहाँ पे या तो पुरोहितों द्वारा शासन व्यवस्था चलाई जाती रही होगी, या तो व्यापारी वर्ग के द्वारा, और या तो नगर प्रशासन के द्वारा। ठीक है, नगर प्रशासन के द्वारा जो शासन व्यवस्था उसका संचालन किया जाता रहा होगा। ठीक है, अगला पॉइंट मैंने लिखा पिग्गट महोदय ने क्या कहा? जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख 2 स्थल हैं, कौन कौन से? मतलब सबसे बड़े स्थल में देखा जाए तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इनको क्या बोला है? जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की। आगे मैंने लिखा है हंटर महोदय ने क्या कहा? हंटर महोदय ने कहा कि जो मोहनजोदड़ो है इसको हम राजतंत्रात्मक, यहाँ की जो शासन व्यवस्था है इसको हम राजतंत्रात्मक ना बोल के जनतंत्रात्मक बोल सकते हैं। ऐसा क्यों उन्होंने कहा? इस वजह से कहा जो भी पुरातात्विक स्रोत मिले हैं उनमें कुछ ऐसा नहीं मिला, जैसे मतलब मान लो राजा वगैरह होते तो महल वगैरह मिलते, अस्त्र शस्त्र वगैरह मिलते, ये सारी चीज़ें तो नहीं मिली। तो इन सब चीज़ों के अभाव के कारण जो हंटर महोदय इन्होंने बोला कि जो मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था है वो कैसी रही होगी? जनतंत्रात्मक रही होगी। ठीक है, तो राजनीतिक जीवन ओवरऑल कहा जाए तो कैसा है? अनुमान आधारित। ओके, आगे बात करते हैं सामाजिक जीवन की। सामाजिक जीवन की बात करें तो समाज जो था समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार। और
परिवार में जो सबसे मतलब प्रथम स्थान किसका माना जाता था, तो माता का माना जाता था। तो ओवरऑल जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कैसी थी, मातृ सत्तात्मक थी। ओके, आगे वर्ण व्यवस्था की बात करें तो कोई भी पुख्ता प्रमाण तो नहीं मिलता है, लेकिन जो भी पुरातात्विक स्रोत हैं उनके आधार पर बताया गया है कि समाज विभिन्न वर्गों में डिवाइड था। ठीक है, जो भी वर्ग थे वो पेशे आधारित थे, मतलब व्यवसाय बेस्ड थे। ओके, उसमें कौन कौन से वर्ग हैं, जो मुख्यतः पुरोहित, व्यापारी, श्रमिक और शिल्पी। आगे बात करते हैं, ये जो सभ्यता थी ये शांति प्रिय थी। ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे कोई युद्ध वगैरह के प्रमाण नहीं मिलते हैं। ठीक है, आगे मनोरंजन की बात करें तो मनोरंजन में ये लोग पासे और नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई, ये सारी चीज़ों का प्रयोग करते थे। आगे बात करें आर्थिक जीवन की इनकी, तो आर्थिक जीवन में कृषि की बात करें तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा ही है कि जीते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिलता है, कालीबंगा से मिलता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये जुताई, बुआई और सिंचाई आदि विधियों से क्या थे, परिचित थे। ठीक है, आगे बात करते हैं अन्न की, तो अन्न में ये गेहूँ, जौ से परिचित थे और साथ साथ में इम्पॉर्टेंट है कपास से ये परिचित थे। और यही एक ऐसी सभ्यता है, मतलब यही पहली सभ्यता है जहाँ से सूती वस्त्र का प्रयोग स्टार्ट होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये लोग कपास से परिचित थे। आगे बात करें पशुपालन की, तो पशुपालन में ये लोग प्रिय पशु इनका क्या था, कुबड़ वाला षांड, ये पूछा जाता है। तो इनका जो प्रिय पशु था वो था कुबड़ वाला षांड। इसके साथ साथ ये लोग गाय, घोड़ा आदि पशुओं से भी परिचित थे। ठीक है, आगे बात करें उद्योग की, तो उद्योग में कपास की जानकारी होने के कारण ये लोग सूती वस्त्र और बर्तन वगैरह, मृत भांड वगैरह तो आपने देखे कई सारे स्थल है जहाँ से इनके प्रमाण मिले हैं। तो सूती वस्त्र, बर्तन, शिल्प आदि चीज़ों से ये लोग परिचित थे। ठीक है, इन चीज़ों का क्या करते थे, उद्योग करते थे। आगे व्यापार की बात करें, किन किन क्षेत्रों से इनका व्यापार होता था, तो पश्चिमी एशिया से होता था, मध्य एशिया से होता था, ईरान से होता था, अफगानिस्तान से होता था। ठीक है, धार्मिक जीवन की बात करें तो धर्म जो था इनका कैसा था, पूरी तरीके से धार्मिक जीवन इनका लौकिक था, अलौकिक नहीं था। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ कि लौकिक था। लौकिक का मतलब जो चीज़ ये देखते थे सिर्फ उसी में विश्वास करते थे, उसी की आस्था रखते थे। जिसको नहीं देखते थे उसमें आस्था नहीं रखते थे। तो जिस चीज़ को नहीं देखते थे उनमें आस्था ना रखना अलौकिक के अंतर्गत हुआ ना, वो अलौकिक कहलाएगा। अलौकिक का मतलब जिसको हम नहीं देखते फिर भी आस्था रखते हैं। ठीक है, लेकिन इनका जो धार्मिक जीवन था वो पूरी तरीके से लौकिक था। ठीक है, अब बात करते हैं ये किन पशुओं की पूजा करते थे। तो पूजा की बात करें तो ये पशुपतिनाथ की पूजा और मातृ देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा स्थल में हम लोगों ने देखा साक्ष्य के रूप में मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई, जिनके गर्भ से पौधा निकला हुआ दिखाया गया है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि ये जो पृथ्वी को ना माता के समान मानते थे। ठीक है, ये लोग किसकी पूजा करते थे, तो मातृ देवी की पूजा करते थे। और दूसरी बात करी जाए तो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। पशुपतिनाथ कौन थे, तो इनके एक प्रकार के भगवान थे जिनकी ये लोग पूजा करते थे। और इनको पशुपतिनाथ क्यों नाम दिया गया, क्योंकि इनके चारों ओर देखा जाए बहुत सारे पशु बैठे हैं। ठीक है, और जिनके ऊपर ये जो पशुपतिनाथ भगवान हैं इनके, ये उन पर नियंत्रण करते थे। ठीक है, और इस वजह से इनका नाम पशुपतिनाथ पड़ा। और साथ में देखा जाए तो ये लोग इनकी पूजा करते थे। कौन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। इनके कितने मुख थे, 3 मुख थे। ठीक है, ये था सिंधु घाटी सभ्यता के जीवन से रिलेटेड वीडियो। ठीक है, राजनीतिक जीवन कैसा था, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, ये सारा जीवन कैसा था इन लोगों का, उससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैंने उन सबको यहाँ पे इंक्लूड किया है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी अच्छा कर सकें हम। ठीक है, सो फ्रेंड्स, देखा जाए हिस्ट्री का जो सबसे पहला चैप्टर है एंशिएंट हिस्ट्री का, सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ से समाप्त होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में वैदिक संस्कृति चालू करेंगे। जो दूसरा चैप्टर दे रखा है हमारे सिलेबस में वो है वैदिक संस्कृति। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो वैदिक संस्कृति से स्टार्ट करेंगे। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।